बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम द लास्ट आवर वॉच कर रहे हैं। मैं सरवत फलीम हूँ। राना अजीम साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज एक जलसा किया गड़ी खुदा बख्श में। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का ये दिन था और इस जलसे के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो बातें की वो बड़ी हैरत अंगेज़ भी थी और उसके ऊपर बात करने की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी को लेकर हमेशा डील के हवाले से बात होती है कि शायद पीपल्स पार्टी डील करती है, मगर याद रखें कि डील की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग डील करते हैं उनके शहीदों के कब्रिस्तान कभी नहीं हुआ करते। पंजाब को फतह करने की उन्होंने बात की है और ये कहा है कि तहरीक इंसाफ का झंडा उतार देंगे और पंजाब के किले को फतह करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा लहरा दिया जाएगा। उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी इसकी तो ऊपर बात करेंगे। राना साहब की तरफ में आऊंगे, मगर पीपल्स पार्टी के हवाले से जब ऐसा हुआ तो उसमें आसिफ अली जरदारी साहब ने भी खिताब किया। आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी उम्मीद वोटर्स के अलावा किसके साथ लगाई हुई है वो पहले मैं आपको सुना देती हूँ, वापस आके राना साहब से इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दफा अवाम की खिदमत की है और हमारी आखिरत भी यहाँ है। हम अमीर मुल्क हैं, मगर माफी है इनके दिमाग की, जिसकी अकल नहीं है। जो कहा जाता है वो भी समझने के लिए तैयार नहीं है। टाइम आने वाला है जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी। बिलावल, आपकी तकदीर बदलेगा, सब गरीबों की तकदीर बदलेगा। राना अजीम साहब, तकदीर बदलने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी पंजाब आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सरबत, आज मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आज के दिन में ये नोट रख लीजिएगा, अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी आती है वफाक में, इनको मौका मिलता है तो इनका वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी नहीं होगा, इनके वज़ीर आज़म आसिफ अली जरदारी होंगे। ये मैं आपको बात जो कह रहा हूँ ये नोट कर लीजिएगा। देखिए, आसिफ अली आज भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, कोई शक नहीं, बड़े लीडर हैं, कोई इसमें दूसरी राय नहीं है, लेकिन उनको तमाम हदायत, हर चीज़ जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से मिलती हैं। पिछले दिनों जब इनकी बड़ी मोहब्बत थी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ, मैं आपको एक अंदर की एक बात बताता हूँ, तो तहरीक अदम इत्माद के हवाले से बात चली, तो पीपल्स पार्टी नून लीग की जो मीटिंग हुई उसमें नून लीग ने कहा जी हम भी अपनी ताई कोशिश करते हैं, आप भी करें, और हम अदारों से मदद लेकर, मुख्तलिफ लोगों से मदद लेकर तहरीक अदम इत्माद कामयाब बनाते हैं, और उसके बाद एक वज़ीर आज़म आ जाए, लाते हैं एक वज़ीर आज़म मुतफ़िका तौर पे, और वो फौरी तौर पे रिफॉर्म्स करे और नए इलेक्शन कराए। ये तो उसमें तय हुआ राजा परवेज़ अशरफ साहब का नाम। अच्छा, चंद नाम डिस्कस हुए। मुस्लिम लीग नून ने कहा जी चूँकि ये चंद दिनों के लिए हुकूमत होगी तो पीपल्स पार्टी आगे लगे, हम पीपल्स पार्टी को यह देते हैं। तो राजा परवेज़ अशरफ साहब का नाम सामने आया कि इनको बनाते हैं जी। ज़रा इस बात की तस्दीक करते हैं कि जब मुस्लिम लीग नून की आपस की मीटिंग हुई आई थिंक टैंक की, तो उसमें कहा गया कि आसिफ अली जरदारी साहब किसी सूरत में राजा परवेज़ अशरफ को या बिलावल को नहीं बनाएंगे, वो दिखाएंगे इनको और बनेंगे खुद, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं होऊंगा तो सारे काम होंगे, अगर ये बन जाएंगे तो ये मुझसे ज़्यादा सीख लेंगे और फिर मेरी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो मुस्लिम लीग नून ने फैसला कहा कि फिर आसिफ अली जरदारी साहब से करोड़ दर्जे बेहतर इमरान खान ही चलने दें। ये जो तरीके में एतबार से एकदम पीछे हटे हैं ना, सारा हुआ, तो ये मामला हुआ। अब भी मैं आपको बड़ा क्लियर बताऊँ, मेरी पीपल्स पार्टी के अंदर मेरे अच्छे रूट्स थे हैं, मेरी बड़े इनकी फैमिली के एक शख्स से जो इनके बड़े करीब तरीन है, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप ये बात तो ज़हन से निकाल दें कि आसिफ अली जरदारी साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वज़ीर आज़म बनाएं। ठीक। उन्होंने कहा जब वक्त आएगा दिखाया इन्हें जाएगा, जब वक्त आएगा तो फिर कहा जाएगा बड़ी जमातों से डील करने के लिए और एक जरदारी साहब पे बारी, फिर आसिफ अली जरदारी साहब हो गए। बिलावल बेचारा जो है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लगा हुआ है, उसे लगा रहने दें। उनके बिलावल साहब के कहने पे तो माजरत से मैं पिछले दिनों जो एक वज़ीर आला सिंध चेंज करने की बात हुई थी, बिलावल साहब ने बड़ी नाराज़गी का इज़हार किया कि इनको तब्दील कर देंगे, तो फिर भुट्टो साहब जो हैं वो भी बड़ी रास्ते में आ गई और भी बहुत सी चीज़ें रास्ते में आ गई। तो उनके अपनी पार्टी के अंदर उनके वालिद साहब ने नहीं मानी थी। एक ध्यान में रखिएगा, नंबर एक तो ये बात है कि बिलावल नहीं है,
तो पंजाब में क्या करेंगे? पंजाब में कुछ नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मामला ही पंजाब का है। पंजाब को फतह करने के बाद तहरीक इंसाफ करती है, हम दोबारा से पंजाब के अंदर आएंगे, बाई इलेक्शन हो या आम इंतखाबात हो, हम लोग जीत जाएंगे। नून लीग अपना झंडा लगाना चाहती है, मगर पीपल्स पार्टी तो आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी चूंकि मंजूर भट्टू जाएगा इनके साथ, वो ऐलान बाज़ाब्ता तो नहीं किया, मैंने पहले भी कहा था कि वो जा रहे हैं इनके साथ। गुलाम अब्बास दोबारा जाएंगे इनके साथ, एक और वज़ीर आला साबिक हैं वो इनके साथ जाएंगे, लेकिन उनके अवाम में रूट्स नहीं है। भट्टू साहब बहुत लाइक हैं उकारा की हद तक, ठीक, लेकिन वो तीनों नशिस्तें हार चुके हैं। गुलाम अब्बास साहब जो हैं वो हैं सियालकोट की हद तक, सियालकोट के भी एक हल्के की हद तक। दूसरा है जनूबी पंजाब। आप जनूबी पंजाब में चले जाएं तो वहां पर 3 दरों में पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, तो किस तरीके से करेंगे आप? तहरीक इंसाफ ने अपनी नई तंजीम साजी कर ली है। मैंने उस दिन भी प्रोग्राम में कहा, आज भी मैं आपको बता देता हूं, अगले 1 से 1.5 माह में आपको बाज़ाब्ता तरीके से तहरीक इंसाफ के अंदर एक्टिव तरीन जो शख्स नजर आएगा उसका नाम जहांगीर तरीन होगा। अच्छा, वो पीपल्स पार्टी का जोड़ तोड़ करने के लिए, नून लीग का जोड़ तोड़ करने के लिए उसे ला रहे हैं, उसके साथ मामला तय हो चुके हैं, उसकी ही फरमाइश पर। मैं आपको ये भी बता दूं, इसके डिटेल राना साहब मैं ब्रेक के बाद लूंगी, मगर अभी सिर्फ पीपल्स पार्टी पर रहते हैं। एक सवाल पीपल्स पार्टी से मुतालिक मुझे पूछना है आपसे, आपको लगता है हुकूमत को घर भेजने के लिए अकेली पीपल्स पार्टी काफ़ी है? इतनी जान इतना दमखम है पीपल्स पार्टी? ना पीपल्स पार्टी में है, ना पूरी अपोजिशन में है, ना कोई हुकूमत को घर भेज रहा है, ना हुकूमत घर जा रही है। सारे अपना टाइम पूरा करेंगे और जो जहां बैठा है उसी तनख्वाह पे काम करेगा जो उसको मिल रही है। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। राना साहब ने बहुत बड़ी खबर ये ब्रेक कर दी है, तंजीमी तब्दीलियां और पंजाब को फतह करने के लिए जिस शख्स का नाम उन्होंने लिया है वो क्या क्या खिदमत सर अंजाम देंगे। एक ब्रेक से वापस आके इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। तहरीक इंसाफ की तंजीमी तब्दीलियों के हवाले से राना आज़िम साहब आप बात कर रहे थे, मगर इसके साथ साथ आपने जहांगीर तरीन साहब का भी नाम ले लिया। हो क्या रहा है, करेंगे क्या जहांगीर तरीन साहब? देखें, जनूबी पंजाब में जहांगीर तरीन के बगैर ये कोशिश भी करके देख लें, और इन्होंने कोशिश करके देखी भी, इन्हें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद इनको मशवरा देने वाले और इनको हदायत देने वाले और इनके साथ इनको बहुत सी चीज़ों में सहूलत देने वाले अफराद ने भी ने यही कहा है कि अपनी तंजीम को मजबूत करने के लिए अपने साथ अपने लोगों को जोड़ें। ठीक, ये जो अचानक तब्दीलियां हुई हैं ना, ये अचानक तब्दीलियां नहीं हैं। अच्छा, मैं ये एक सख्त सी बात करने लगा हूँ जिसको मैं वक्त आने पर ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। वज़ीर आज़म साहब के पास तो कई ऐसी रिपोर्ट्स भी गई हैं जिसमें बड़े बड़े ज़ुम्मेदारान के मतलब कहा गया है कि इनकी वजह से पैसे गिफ्ट लेकर ओहदे और टिकटें दी जाती थी। इवन यहाँ तक कहा गया, ये चीज़ें सामने आई कि कश्मीर के अंदर, आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुआ उसमें किसकी फरमाइश पर किसको क्या मिला, किसने किसको किस जगह पे ओबराइज किया। अच्छा, सीटें देने में। तो इसी तरह उन्होंने कहा तंजीम साजी के हवाले से आप गौर करें, आपका पंजाब का जिसको हटाया गया वो एजाज चौधरी है, वो एक सेनेटर हैं। एजाज चौधरी साहब के मतलब ये था कि जनाब वो जो हल्का 133 है जिसमें कागज नामजदगी मुस्तरद हुए थे चीमा साहब के, तो कहा जा रहा था जनाब एजाज चौधरी साहब इसके ज़िम्मेदार हैं, कहा जा रहा था, हालांकि उनकी ज़िम्मेदारी नहीं थी। लेकिन माजरत साहब, राना आज़िम साहब, जिम्मेदारी तो एजाज चौधरी साहब के सर पे थी कि आप कंपेन करेंगे, क्योंकि चीमा साहब का तो ताल्लुक उस हल्के से नहीं था, कंपेन की जिम्मेदारी तो चौधरी साहब के ऊपर ही थी। मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल इसी तरह थी। तो कागजात जमा कराने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी, लेकिन कागजात चेक करने की जिम्मेदारी उम्मीदवार की अपनी होती है। बहुत सी चीज़ें आई, उन पर आ गया। उसके अलावा आपको पता है कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में क्या हुआ कि इनके साथ जो हुआ, और उसके बाद मैं आपको बता दूं बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं तहरीक इंसाफ के अंदर। जिसमें मैंने आपको जनूबी पंजाब का कहा है, 1 मिनट में आपको बता दूं, ये पोटोहार सर्कल है ना जितना, इसमें भी तब्दीलियां आ रही हैं। सदाकत अब्बासी साहब बड़े मेहनती हैं, लेकिन वहाँ पे भी तब्दीली आ रही है। अच्छा। और मैं आपको ये भी बड़ी खबर दे दूं कि बहुत से हलकों के जो मौजूदा MNAs हैं, MNAs जो जिन्होंने तगड़े लोगों को इलेक्शन हराया है, और अब की उनकी जो पोजीशन है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट्स ली गई है, उसमें से 11 लोग ऐसे जिनको कहा गया है कि अब इनको टिकट ना दीजिएगा, अब ये वहां से शायद एक कॉन्सर्ट को भी इलेक्शन ना हरा सकें। अच्छा, शाहिदा खान अब्बासी के मुकाबले में भी तगड़ा एक और उम्मीदवार लाने का फैसला हो चुका है। शाहिदा खान अब्बासी 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे और एक हल्के से उनके मुकाबले में तगड़ा उम्मीदवार लाया जाएगा।
और वो उम्मीदवार जो है वो उसका तल्लक भी पोटोहार से है। अच्छा, मरी से तल्लक है, साबिक तहसील नाज़म है वहाँ पे, उनको लाया जा रहा है, उनको फ्री बिल्कुल ओपन किया जा रहा है। और अगर ये नहीं लाते तो मैं आपको ये भी बता दूँ, एक और सियासी जमात भी उनको ला रही है। इसलिए इमरान खान साहब फैसले कर रहे हैं कि जो लोग जो जिनकी अवाम में वर्थ है उनको लाया जाए। ठीक है, अवाम में वर्थ तो चलिए आपकी बात सही है। जहांगीर तरीन साहब को इस पूरे अमल में बड़ा मिस किया जा रहा है राना अज़ीम साहब, मगर जहांगीर तरीन साहब तो खुद नाराज़ हैं इमरान खान साहब से। उनका तो अपना एक ग्रुप है, अलग से उनके 30-40 लोग उनके साथ हैं, वो इमरान खान साहब का साथ क्यों देंगे? अब इसलिए देंगे के साथ जिनके कहने पर पहले साथ दिया था, उन्हीं के कहने पर साथ देंगे। हालांकि इमरान खान साहब का रवैया बड़ा सख्त रहा है। अब रवैया में बड़ी नरमियाँ। मुझे एक बात बताए, मैं आपको बस इशारा था ना, आपको बता देता हूँ जी। चले, एक मुलाकात हो चुकी है, एक मुलाकात मुश्तरका दोस्त करवा चुका है। अच्छा, पैगाम रसा जो है दरमियान में आने वाले वो बाकी काम बातें भी कर चुके हैं, और आने वाले चंद दिनों में, ज़्यादा मैं दूर बात नहीं कर रहा, मैंने तो आपसे कहा कि जनवरी के महीने में आप जनूबी पंजाब के हवाले से जो फैसले होंगे उनमें ये चीज़ें देख लीजिएगा कि कितनी तब्दीली आती है, और जो तब्दीली आएगी उसमें बड़ी अहम रोल जो है वो जहांगीर तरीन का भी होगा। अच्छा, चलिए, आपने कहा आने वाले दिन के पिछले कुछ दिनों का भी हाल रख देते हैं लोगों के सामने। पिछले कुछ दिनों से बड़ा चर्चा है नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से। आइंदा आने वाले दिनों में न जाने क्या कुछ तूफान बर्पा हो सकता है। आपको क्या लग रहा है, नवाज शरीफ साहब ने फैसला खुद से कर लिया है या फैसला करा दिया गया है? ना फैसला किया है ना फैसला करा दिया गया है। क्या हकीकत है? देखें, मियाँ नवाज शरीफ नहीं आ रहे। मेरे एक बड़े मारूफ तजियाकार ने तो एक ट्वीट कर दिया था ना जनवरी का, और उन्होंने DG नैब लाहौर जो हैं उनका भी जिक्र कर दिया कि उनको लगाया इसलिए गया है कि मियाँ साहब के मुकदमात जो हैं शरीफ ख़ानदान के, वो उन्हें उस पर रिलीफ मिले, उन्होंने कुछ सेटल किया है। अच्छा, ठीक है। तो उसके बाद तकारीर भी हुई, आपने देखा कि 4-5 दिन पहले बड़ी तकारीर हुई है ना, और कहा गया मियाँ साहब आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। तो आज अरशाद आरिफ साहब के प्रोग्राम में क्या कहा खुर्रम दस्तगीर ने कि वो डॉक्टर, अभी एक ऑपरेशन की ज़रूरत है, कोरोना की वजह से ऑपरेशन नहीं हो रहा। शाहिदा खान अब्बासी ने भी यही कह दिया। आज उनके लीड देखें, 2 दिन बाद उनकी क़यादत के बयान तब्दील हो जाते हैं। मेरी आज इन मियाँ साहब के करीबी एक दोस्त से, करीबी इनके पार्टी के रहनुमा हैं वहीं पे होते हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे फिर यही बात की, पंजाबी में मुझे कहा मियाँ साहब अड्डे भोले कोई नहीं। उन्होंने कहा मियाँ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक इमरान खान नहीं जाएंगे। चले मैं आपको बता दूँ। अच्छा, उन्होंने कहा जब तक इमरान खान नहीं जाएंगे मियाँ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे। मियाँ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उन्हें मुकम्मल ये ना हो कि मेरी या मेरी बेटी की हुकूमत आनी है, उस वक्त तक नहीं आ रहे। मियाँ साहब नहीं आ रहे। अच्छा। मैं ये फिर कह रहा हूँ, जितने मर्जी चलते हैं, दिसंबर ख़त्म हो रहा है, जनवरी आ रहा है। जनवरी का दावा किया गया है, मुझे जनवरी के बाद फरवरी में पूछिएगा, फरवरी के बाद मार्च आएगा। अच्छा। मार्च के बाद अप्रैल, फिर इसी तरह चलता जाएगा। जब हालात इनकी मर्जी के मुताबिक होंगे, अच्छा, तो फिर मियाँ साहब आएंगे। चलिए, जो शख्स लंदन में जिसने आपको ये बात की है, मैं उसका नाम तो नहीं लूंगी, मगर अयाज सादिक साहब भी लंदन पहुंचे हैं। वो तो ये बात करके गए, ऐलान करके गए, नवाज शरीफ साहब को लेने जा रहा हूँ और लेकर आऊँगा। लेने जा रहे थे, वापस भी आ गए, और वापस हालियात आ गए। वो आप दोबारा जाएंगे, और जब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा कि मियाँ साहब का जो एक ऑपरेशन है वो अभी मज़ीद डिले हो रहा है, और वो ऑपरेशन उस दिन हो जाएगा अचानक, जिस दिन जब सियासी ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, उनके। अच्छा, मुझे एक बात बताइए राना अज़ीम साहब, चलिए नवाज शरीफ साहब ना वापस आ रहे हैं, ना उनको लाया जा रहा है, किसी किस्म का कोई मामला उनका सेटल नहीं हुआ, अभी एक ऑपरेशन उनका बाकी है। ये अचानक से पूरे सियासी माहौल के अंदर से कयासराइयाँ क्यों हो रही हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं? ये उठा कहाँ से तूफान, वजह क्या है? तूफान ये हुआ जी कि मैं मुख्तसर बता दूँ, 2 चीज़ें थी। एक ग्रुप जो है वो बड़ा मुतहरक हो गया, उसको एक ग्रुप को ये खदशा पेश नज़र आना शुरू हो गया कि शहबाज शरीफ साहब मुतहरक हो गए, शहबाज शरीफ साहब की लॉबी आगे आ रही है, और शहबाज शरीफ साहब बैकडोर राब्तों किसी से ना किसी से राब्ते कर रहे हैं, और इन बैकडोर राब्तों से शहबाज शरीफ को फ़ायदा पहुँच जाएगा। उस ग्रुप ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं। अब शहबाज शरीफ साहब ये तो नहीं कह सकते थे मियाँ साहब नहीं आ रहे, उन्होंने कहा मेरे बड़े भाई, देखें कल भी जो परसों जो उन्होंने कहा कि हम मेरे बड़े भाई सच्चे लीडर मियाँ नवाज शरीफ को सालगिरह मुबारक। चलिए, ये नहीं कहा कि वापस आ रहे हैं, वतन वापस नहीं आ रहे। चलिए एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस तो मजीद भी इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में अपने देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज मोहतरमा शहीद की शहादत से हवाले से जो जलसा मुनक़िद हुआ उसके अंदर उन्होंने जो बातें की थी उसमें उन्होंने डील के हवाले से बातें की, उसमें उन्होंने पंजाब को फतह करने के हवाले से बातें की। उन्होंने मज़ीद क्या बातें की हैं वो तो आपको सुनाएंगे, मगर इस तमाम तर चीज़ के ऊपर बात करने के लिए, मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खवर साहब मौजूद हैं। सर बेहद शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर मैं आपकी तरफ आऊँगी, आपसे सवाल करूँगी, मगर आपके सवाल से आपसे करने से पहले मैं वो क्लिप अपने देखने वालों को सुना दूं जिसके बाद हम आपकी तरफ आएंगे। कठपुतली को जाना होगा, जो इस्तीफा देने के हक में थे वो भी इलेक्शन के मजा कर रहे हैं, वो भी मुकाबला करने को तैयार है। हम वैसे तैयार थे, जहां हम इनका मुकाबला किया है वहां उन्होंने शिकस्त खाई है। इनके जाने में देर नहीं है, बस जियाले तैयारे पकड़े, अगला इलेक्शन आपका है, वजीर आजम भी आपका होगा, वजीर आले भी आपके होंगे। हसन खबर साहब, अभी आपने बिलावल साहब की गुफ्तगू सुनी तो 5 जनवरी की डेडलाइन तो उन्होंने दे दिया कि वो आ रहे हैं, जियाले भी तैयारी पकड़ लें। आप लोगों ने कोई तैयारी पकड़ी है कि 5 जनवरी को कैसे मुकाबला करेंगे इनका? 5 जनवरी को देख तो लें कितने लोग इकट्ठे होंगे। अभी तो इनको कैंडिडेट नहीं मिलेंगे पंजाब से, लोग क्या इकट्ठे करने हैं इन्होंने। देखें बात ये है, पीपल्स पार्टी सिंध की जमात है, वो भी रूरल सिंध की, और मैं समझता हूँ इनको अपनी सियासत वहीं तक महदूद कर देनी चाहिए। एक ज़माने में पीपल्स पार्टी थी बड़ी पार्टी, इनकी वालदा की बड़ी कुर्बानियाँ हैं जमहूरियत के लिए, उन्होंने अपनी जान भी दी और पार्लियामान की बालादस्ती के लिए काम भी किया। लेकिन अब पीपल्स पार्टी जो है वो लाड़काने की जमात बन के रह गई। ये लाड़काने के इर्द गिर्द के इलाकों पे अगर फोकस करें तो ज़्यादा कामयाबी की उम्मीद है। पंजाब की मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई फिक्र करनी चाहिए। चलो, पंजाब की फिक्र फिर किसको करनी चाहिए? हसन खबर साहब, आज आपने इफ्तिताह भी की है गुलाब देवी अंडरपास का, मैं उधर मौजूद भी था आपके साथ, सारा कुछ किया, काम भी आप तेज़ से कर रहे हैं, तरक्याती काम तो हो रहे हैं, लेकिन महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही, जिससे अवाम जो है वो आपके साथ आने की बजाय आपसे नफरत कर रहे हैं। नहीं राणा साहब, अवाम नफरत नहीं हमसे कर रही, अवाम हमसे मोहब्बत करती है और अवाम तब्दीली चाहती थी, तब्दीली चाहती है। अवाम मौजूदा सियासत से नाराजगी का इजहार तो किया ना अवाम ने KPK में, ये कह लें। नहीं देखिए, महंगाई अपनी जगह है, महंगाई पे हम काम कर भी रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन क्योंकि बात आपने पीपल्स पार्टी से शुरू की तो मैं समझता हूँ ये बात वाज़ेह करना ज़रूरी है कि जब सिंध जाएंगे तो पीपल्स पार्टी से मुकाबला होगा। पंजाब में जाहिर है कि नून लीग से मुकाबला है, और KP में आपने देख लिया कि ना नून है और ना पीपल्स पार्टी है, तो ये 3 इलाकाई जमातें हैं जिनसे हमारा मुकाबला है। अब आते हैं पंजाब के ऊपर। पंजाब के ऊपर देखें, 30 साल से जिनकी हुकूमत थी उससे लोग तंग आए तो तहरीक इंसाफ को वोट दिया और आज हम आए हैं। और अब मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ का वोटर इतना पढ़ा लिखा है, इतना समझदार है, इतना जी शऊर है, उसको पता है कि इस कौम के जो डीप रूटेड इशूज़ हैं उसको हल करने में वक्त लगता है, मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं, कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, फिर मुल्कों की हालत सुधरती है। लेकिन हमारी मुखलसी, हमारा काम हमारे वोटर को नज़र आ रहा है, हमारे वोटर को ये नज़र आ रहा है कि महंगाई अपनी जगह, लेकिन जब महंगाई आई भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत सेल्स टैक्स को 0 पे ले आई। जब राशन की चीज़ों की महंगी कीमत हुई तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है एहसास राशन प्रोग्राम लेके आई है, हर घर में हेल्थ कार्ड दे रही है, 10-10 लाख रुपए से लोग अपना इलाज कराएंगे। मैं समझता हूँ अवाम को ये बातें नजर भी आएंगी और उनके लिए बहुत अहमियत की हामिल भी। लेकिन माजरत के साथ हसन खबर साहब, आप चूंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बात को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा कि तब्दीली का नारा आप लोग लगा कर आए थे और ये बात सच है कि अवाम तब्दीली चाहती थी, इसीलिए इमरान खान साहब को उन्होंने सेलेक्ट किया था, क्योंकि ये कैपेसिटी ना तो नून लीग के अंदर थी ना पीपल्स पार्टी के अंदर थी। तब्दीली तो आप नहीं लेकर आए, तो उन्होंने नारा लगा दिया तब्दीली हम लेकर आएंगे, तो डेफिनेटली पंजाब के अंदर से वो वोट अपना खींचेंगे। देखिए बात मैं आपको ना थोड़ी सी एक बात बता दूं, जो लोग सिंध में 30-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं वो किस तब्दीली की बात कर रहे हैं? वो तब्दीली जो वो सिंध में लेके आए हैं, क्या सिंध तब्दील हो गया है? तब्दील तो हो गया है। अगर आप आज के 20-30-40 साल पहले के कराची को देखें और आज उन्होंने खंडर बना दिया है, तो ये तब्दीली वो अल्लाह माफ़ करे पंजाब में लाना चाह रहे हैं। हमें ऐसी तब्दीली ना पंजाब में चाहिए, ना पंजाब के अवाम इसके मुतहम्मिल हो सकते हैं। जो तब्दीली हम लेके आए हैं और जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमने मुल्क में लीड कैप्चर तोड़ा है, हमने पंजाब में पूरे पंजाब के लिए तरक्याती फंड जारी किए हैं। हमारे सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो अवामी प्रोग्राम है, चाहे वो एहसास प्रोग्राम है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम है। हम एलीट के प्रोग्रामों में बिलीव नहीं करते, हम लोगों के प्रोग्रामों में बिलीव करते हैं। हम जनूबी पंजाब को उनका हक देने में बिलीव करते हैं। तो ये तब्दीली है,
लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी तब्दीली, हसन खबर साहब जनाब, बिल्कुल आपने कहा ये तब्दीली है। हेल्थ कार्ड सबसे पहले आपने केपी में हर घर में दिए, एहसास कार्ड केपी में जारी हैं, केपी में बहुत कुछ हुआ, उसके बावजूद केपी का रिजल्ट आपके सामने है। देखिए केपी का रिजल्ट हमारे सामने है और इसीलिए जो पार्टी में तंजीमी तब्दीलियां लाई जा रही हैं, इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं ना। देखिए मैं आपको राना साहब एक बात बताऊं, मुझे इस बात से इनकार नहीं है कि मुल्क एक मुश्किल दोराहे से गुजर रहा है, पूरी दुनिया मुश्किल दोराहे से गुजर रही है, इस बात से कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता। इस बात से भी इनकार नहीं है कि लोगों को महंगाई का सामना भी है, लेकिन मैं जो पॉइंट आपको दे रहा हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मुखलिसी से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि अवाम के लिए जो मुसीबतें हैं, जो मुश्किलें हैं, उनको आसान बनाया जाए। कब तक आसान हो जाएंगे ये? कब तक आसान हो जाएंगे? 3 साल गुजर गए। नहीं, देखिए 3 साल में आपने कोरोना का मुकाबला नहीं किया, आपने पूरी दुनिया का हाल देखा और पाकिस्तान का हाल देखा। सबसे कम अल्लाह के फजल से नुकसान इस मुल्क में हुआ। सबसे पहले मईशत का पहिया हमारे मुल्क में चला, लोगों के रोजगार वापस आए, मुल्क में खुशहाली आई, ये बातें, ग्रोथ वापस आई। कितनी जल्दी हमारी ग्रोथ रिबाउंड की, ये तो आपके सामने है ना। और ये मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है, इकोनॉमिस्ट मैगजीन कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कह रहा है कि पाकिस्तान ने बेमिसाल काम किया कोरोना के खिलाफ। तो ये तो पूरी दुनिया बात कर रही है। बरतानिया के वज़ीर आज़म आपके वज़ीर आज़म के एग्जांपल्स देते हैं कि क्लाइमेट चेंज में वो काम करना चाहिए जो पाकिस्तान ने किया, तो ये तो जुबाने से आम है। चलिए, आपने क्लाइमेट चेंज की बात कर दी और भी कई अहम सवाल हैं। हसन खबर साहब, आपने क्लाइमेट चेंज की बात की, लाहौर का आपने हाल देखा है, लाहौर की क्या सूरत हाल है? हालांकि लाहौर के हवाले से भी इमरान खान साहब खुद यहाँ पर आए, उन्होंने बात की थी कि लाहौर में भी जगह जगह दरख्त लगाएंगे, स्मोक तो वैसे ही है, आलूदगी तो वैसे ही है। लाहौर के हवाले से क्लाइमेट चेंज बिल्कुल वैसे का वैसा, इसमें तो कोई रद्दो बदल ना हो सका। अच्छा, मैं देखें बसदे एहतराम एक बात करूं, देखिए क्लाइमेट चेंज जो है ना, दूध की देगची तो है नहीं कि आग पे रखा 10 मिनट में उबाला आ गया। 70 साल से इस मुल्क के अंदर हमने पूरी हाउसिंग सोसाइटीज बढ़ने दी, शहरों के ऊपर प्रेशर बढ़ने दिए। जब ये प्रेशर बढ़ते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि ये आपकी फजाई आलूदगी इस लेवल पे आती है कि वो विजिबल हो जाती है। तो जो चीज़ 50-60 साल में आपने की हो, उसको अगर आप पॉलिसियाँ सही करें, जाते जाते भी 10-15 साल लगते हैं। 3-4 बड़ी चीज़ें हैं, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सीजन में करते हैं, उससे सीजनल प्रेशर जो है उसमें थोड़ी सी आसानी आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इसका हल मैं आपको बताता हूँ। 3 चीज़ें हैं। आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे जाना है, आपने क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन पे जाना है, आपने दरख्त लगाने पे जाना है। तीनों चीज़ें हमारी पॉलिसी का हिस्सा हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमने 30% पे लेके जाना है 2030 तक, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी 60% पे लेके जानी है 2030 तक, और दरख्तों की बात तो इस मुल्क में की हमने है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। ये 70 साल का गन साहब 1-2 साल में नहीं हो सकता ना। क्लाइमेट चेंज के ऊपर तो बीजिंग को भी 10 साल लगे क्लाइमेट को थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करते और बेहतर करते, तो इसमें वक्त लगता है थोड़ा सा। देखें, आपने भट्टों के वाले से कही कि ईंटों के भट्टे जो हैं ये बंद होने चाहिए, उसमें आपने एक नया सिस्टम कहा कि इस तरह लगने चाहिए। आपने कहा कि बिल्कुल 90 साल या 40 साल या 45 साल से जो इंडस्ट्री लगी हुई है, इस इंडस्ट्री को कंट्रोल करना शहरों के अंदर वो आपकी जिम्मेदारी थी ना। आपके जो अदारे हैं, जो आपके मुतल्लिका महकमे हैं, जिनके नोटिस में है सारा कुछ, वो इसको बंद करवाने में नाकाम क्यों हैं? अच्छा, मैं राना साहब थोड़ा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मुझे अगर आप 1 मिनट दें। देखिए, नाकाम नहीं है। इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस जो होती है ना, वो एक कांस्टेंट जो है ना टग ऑफ वॉर होती है। इन्फोर्समेंट और कंप्लायंस की कॉस्ट भी होती है। एक तरफ लोगों का रोजगार मुहैया होता है, एक तरफ आपके एनवायरमेंटल इंटरेस्ट है। मैं आपको लाहौर की आपने बात की, लाहौर के इर्द गिर्द 305 ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इस तरह की एमिशंस देती हैं, जहाँ से लाहौर की फ़ज़ा जो है आलूदा होती है। ये सच है कि वो लोग वायलेशंस करते हैं, ये सच है कि हम उनकी इन्फोर्समेंट भी करते हैं, फाइन्स भी करते हैं। अब हमने उनके लिए 5 एंटी स्मोक स्क्वाड बनाए हैं जो हफ्तावार उनकी इंस्पेक्शन कर रहे हैं। उसकी कॉस्ट है, लेकिन हमें ज़रूरत है और हम कर रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता हम इंसेंटिवाइज भी कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ को कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन भी लेके जाएं, क्लीन फ्यूल यूज़ करें, तो इन्फोर्समेंट हो रही है। ये बात आपकी ठीक है कि हम थर्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, हमारी इन्फोर्समेंट की बेहतर करने के लिए बहुत गुंजाइश है। ठीक है, लेकिन चलिए हसन खबर साहब, अब मंसूबों के हवाले से बात कर लेते हैं, गुफ्तगू को इसी तरफ ले चलते हैं, क्योंकि अवाम महंगाई के हवाले से बात करना चाहती है। मेरा सवाल भी इसी हवाले से होगा। आपने कहा कि हम लोग तरक्याती मंसूबों पर काम कर रहे हैं, वो शुरू हो गए हैं। आज के हवाले से भी राना अज़ीम साहब ने भी बताया, आपने भी कुछ तफसील हमारे साथ शेयर की
क्या आपको लगता है कि पंजाब के किले को फतह करने के लिए तरक्याती मंसूबे वाहिद रास्ता है? क्योंकि पंजाब एक ऐसा किला है जिसको फतह करने के बाद आप ही की हुकूमत है, जो पंजाब में जीत गया पूरे मुल्क में वो जीत गया। तो क्या सिर्फ तरक्याती मंसूबे ज़रूरी हैं, या आपको लगता है कि आवाम को महंगाई से भी कुछ लेना देना है, महंगाई कम करनी होगी? ये महंगाई थी जो KPK में आपका वोटर कहीं गया नहीं मगर अपने घर से भी नहीं निकला, ये एक सच बात है, इसको तस्लीम करें। अच्छा, मैं आपको दो बातें, पहले मैं एक थोड़ा सा यूज ऑफ लैंग्वेज थोड़ा सा फर्क कर दूं। मैं पंजाब के किला जीतने की बात नहीं करता, ये तख्ते लाहौर वाली फिलॉसफी नून की थी, हमें लोगों का दिल जीतना है। ये मैं थोड़ा सा मैं मुख्तलिफ सोचता हूँ इसके बारे में। 3 चीज़ें लोगों के लिए अहम हैं, एक गवर्नेंस, दूसरी मईशत, तीसरी तरक्याती मंसूबे। तीनों पे अगर काम होगा तो लोगों के दिल जीते जा सकते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बैलेंस है। महंगाई का मसला जो है वो पार्टली गवर्नेंस है, पार्टली मईशत है। हमारी पॉलिसियाँ अगर आप टाइम दें मैं आपको बताऊं गवर्नेंस पे क्या है, मईशत पे क्या है, तरक्याती मंसूबों पे क्या है। लेकिन इन प्रिंसिपल मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि तीनों जो जगह है, तीनों फ्रंट्स के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो आवाम का दिल जीत सकते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों फ्रंट्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन महंगाई का प्रेशर है। आप जो वफाकी हुकूमत है मॉनेटरी पॉलिसी से भी कंट्रोल कर रही है। हम जो अपने एहसास प्रोग्राम के जरिए जो हमारे डिप्राइव्ड तबके हैं उस पर भी काम कर रहे हैं। हमारे जो गवर्नेंस के तरीके हैं, सप्लाई साइड जिसको कहा जाता है, इन्फोर्समेंट, वो भी कर रहे हैं। सब्सिडाइज आटा चीनी भी दे रहे हैं। तो हर तरह से काम कर रहे हैं। क्या हम 100% कामयाब हैं महंगाई कम करने में? मैं आपको मानता हूँ नहीं है, लेकिन ये उसमें कुछ आलमी फैक्टर्स भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हुकूमत के बस से बाहर है। तो जहाँ हुकूमत समझती है कि यहाँ पे महंगाई कम नहीं हो सकती, वहाँ पे हमने लोगों का राशन 30% सस्ता कर दिया, एहसास राशन प्रोग्राम इसलिए लेके आए। तो ये सारी एक सोची समझी हिकमत अमली है और तीनों पहलुओं के ऊपर हम काम कर। हसन खबर साहब, ज़रा सियासत पे बात कर लें। कल भी और परसों भी 2 दिन बड़े गर्जे बरसे हैं मुस्लिम लीग नून की क़यादत आप पे, आपकी हुकूमत पे, और अब वो कहते हैं जी अब हमें इस सड़कों पे हमने निकल आना है। और मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी बड़ी बातें हो रही हैं। तो आपके पास क्या इतला है, मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं? और अगर वो वापस आते हैं तो हुकूमत क्या इक़दाम करेगी? देखिए, मेरा तो ख्याल है कि अब मियाँ साहब को वापस आना पड़ेगा, क्योंकि वीज़ा की मियाद ख़त्म हो रही है, पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा है। जब वतन आएंगे तो कानून में उनकी जो मंजिल है वो लिखी है, और मेरे ख्याल में कि वो कोट लखपत जेल है, क्योंकि जाहिर है ये कानून का फैसला है और उनको जेल आना पड़ेगा और कानून के मुताबिक अपनी सज़ा काटनी पड़ेगी। ठीक है हसन खबर साहब, मगर इस तासुर को नून लीग इस तरह से पेश कर रही है आवाम के सामने कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं तो ये उनकी बहादुरी है, क्योंकि उन्हें मुल्क की फ़िक्र है, आवाम की फ़िक्र है, मौजूदा हुकूमत से कुछ नहीं संभला। क्या ये तासुर दुरुस्त है? तो कौन सी जंग जीत के आ रहे हैं मियाँ साहब, ये बताया जाए आवाम को, या कौन सा वर्ल्ड कप फतह करके आ रहे हैं? वो तो इलाज करवाने के घर से गए थे और उस इलाज के अंदर से निकला तो एफिडेविट, झूठे एफिडेविट निकले राना शमीम के। तो ये तो एक नजरियाती बीमारी थी जो इदारों के खिलाफ थी। तो आप मुझे बताएं कि वो कौन सा मार के आ रहे हैं कि उनको इस तरह के सेलिब्रेटरी टोन में उनका इस्तेमाल किया जाए? वो तो कानून से भागे हुए हैं। क्या इस मुल्क का कानून गरीब के लिए फ़र्क है? क्या वो चाहते हैं कि उनके लिए मियाँ नवाज शरीफ की मुल्क से जाना, उनकी ज़मानत एक दी मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, तमाम तहरीक इंसाफ ने उस पर बड़ी बातें की। आप एक तरफ कानून की बात कर रहे हैं, उन्हें वापस लाने की बात कर रहे हैं, उन्हें वापस आना चाहिए। दूसरी तरफ आज के दिन तक उस एफिडेविट के खिलाफ जो दे के गए हैं आपकी पिटीशन भी नहीं आई। नहीं, देखिए, तमाम अब कानूनी ऑप्शंस पे भी गौर हो रहा है, लेकिन जो भी हम राणा साहब आर्गूमेंट दे दें, कानून की बालादस्ती तो बहरहाल कानून की बालादस्ती है ना। आप सवाल ये कर रहे हैं कि क्या हमने सारी ऑप्शंस एक्सरसाइज की हैं, नहीं की, क्या की जा सकती हैं, इस पे बात होनी चाहिए। लेकिन कानून की बालादस्ती तो मेरे ख्याल में मतलब उसके ऊपर तो बात नहीं हो सकती। कानून तो सबके लिए इस मुल्क में एक है। अगर यही करना है तो फिर गरीबों को भी जेल से निकाल दें। ठीक है, देखें, अगर अमीरों को वापस नहीं आना तो गरीबों के लिए और कानून क्यों है? वो जो गरीब का बच्चा है उसको तो जेल में हम बंद करते हैं जब वो जुर्म करता है। तो जो अमीर चोरी करके भागा है उसके लिए अब हम अपना असूल बेंड कर दें, कानून को बेंड कर दें। आप मुझे बताएं किस तरह के मुआशरे की हम तश्कील देना चाहते हैं? ये तो कोई इंसाफ ना हुआ। ठीक है हसन खबर साहब, मुझे एक आखिरी सवाल आपसे करना है। कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। 28 दिसंबर के हवाले से जो डेट अनाउंस हुई थी, राना शमीम साहब के हवाले से आपने बात की, उनका जो हलफनामा था कल उसे बाकायदा कानूनी तौर पर ओपन किया जाएगा और उसके मुकम्मल शिक्के और मुकम्मल मतन आवाम के सामने आ जाएगा, मीडिया के सामने आ जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी क्या होगी कि जो उन्होंने बयानिया रखा तहरीक इंसाफ ने, या जिस चीज़ का अलम उन्होंने बुलंद किया वो बिल्कुल दुरुस्त था, सच था और आवाम के सामने सच आ गया, आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी?
देखिए, पहली बात तो यह है कि बयान हल्फी की हैसियत यही होती है कि एक शख्स का वो बयान होता है, और ये दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं मेरे ख्याल में कि इसके इर्द गिर्द इतने कुछ शुबात पड़ चुके हैं। अगर वो कोई उनका ज़मीर जागा होता और ये सच होता तो वो नवाज शरीफ साहब की मौजूदगी में जाकर लंदन रुक के बयान हल्फी जारी करते। 3 साल बाद उनको अचानक ये याद आती। जिन जजों के नाम लेते हैं वो उस वक्त थे नहीं। मतलब ये एक सारी की सारी बात ऐसे झूठ के ऊपर खड़ी है जो अपने पाँव पे भी खड़ी नहीं हो सकी, 2 रोज खड़ी नहीं हो सकी। तो ये तो एक एम्बेरसमेंट है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये साजिश बनी। लेकिन जिन लोगों का वतीरा रहा है, क्योंकि जब एहतसाब की बात आती है, अदालतों की बात आती है, कानून की बात आती है, ना वो कोई इदारा छोड़ते हैं ना वो कोई शख्स छोड़ते हैं। वो इतना कीचड़ उछालना चाहते हैं कि लोग उनको सजा देते हुए डरें। लेकिन ये इस पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। कानून सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे जितना मर्जी कीचड़ उछाल सबके लिए एक होना चाहिए, चाहे फिर वो कोई अमीर है, गरीब है, ताकतवर है या फिर कमजोर है। बहुत शुक्रिया हसन खबर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त दिया। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार मरतबा फिर से आपको हम प्रोग्राम में खुश आमदेद कहेंगे। जिस तरह से जिक्र किया, अभी से कुछ देर पहले हसन खबर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनी बताई कि क्या अपनाई जाएगी आइंदा इलेक्शंस के हवाले से। और पीपल्स पार्टी तो ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि वो पंजाब की तरफ रुख करेंगे। पंजाब के हवाले से उनकी क्या हिकमत अमली होगी, क्या प्लान उन्होंने तैयार किए हैं, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा एक्टिव हमें नहीं नजर आती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, इस पर बात करने के लिए हमारे पास सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर मौला बख्श चांडियोर साहब मौजूद हैं। सर, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। सर, मुझे ये बताइएगा, 5 जनवरी की डेट आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो दी है, मगर आप लोगों का प्लान क्या है? 5 जनवरी को क्या करेंगे आप? वो तो हमेशा 5 जनवरी को सालगिरह का साहब का प्रोग्राम होता है। बहुत बड़े इज्तिमात होते हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, और हम पहले भी बीबी की बरसी का, पार्टी की सालगिरह का इस्लामाबाद में, पिंडी में हम कर चुके हैं। और जितने बड़े इज्तिमा हुए वो सबने देखे। लाहौर या पिंडी या इस्लामाबाद पंजाब का हिस्सा है, पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है, सिंध भी पाकिस्तान में है। तो बंदिश तो है नहीं कि एक सूबे में नहीं हम जा सकते, ये किसी की जागीर है पंजाब। सारे हमारी पार्टी पूरे पाकिस्तान पर है, पूरे पाकिस्तान में हमारे कारकुनान बसते हैं, तो उससे आना को इतना मुश्किल तो नहीं लगता। चांडियोर साहब, बरसी सालगिरह ये तकरीबात पीपल्स पार्टी बड़े जोशो खरोश से मनाती है और याद रखती है अपने लीडरान को। लेकिन बिलावल साहब ने आज जो अपनी तकरीर की उसमें उन्होंने बड़ा ललकारा और उन्होंने कहा कि अब हम मैदान में आने लगे हैं। तो क्या आप मुत्तहिदा जो एक अपोजिशन है जिनकी 23 मार्च की कॉल है, क्या पीपल्स पार्टी 23 मार्च की कॉल से पहले कोई बड़ी कॉल देना चाहती है ताकि साबित करे कि हम अपोजिशन हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम अपोजिशन हैं। हमारी अपोजिशन होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। अब जहाँ तक ताल्लुक है मुत्तहिदा अपोजिशन का, तो उनके भी मकासद वही हैं, हमारे मकासद भी वही हैं। हम जैसे नाअहल हुकूमत के खिलाफ कर रहे हैं, वो अपने तौर से कर रहे हैं, हम अपने तौर पर। हमारी लड़ाई तो कोई नहीं है, न कोई दुश्मनी है। ऐसा कई बार पाकिस्तान में हुआ है, बहुत सारी जमायतें अलग अलग होकर भी अपोजिशन का किरदार अदा करती हैं, इसमें तजुब खेज बात नहीं है। और बिलावल साहब ने जो बातें की है, मेरे ख्याल में वो सिर्फ बातें, उन्होंने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से बात की है। नहीं, आप कह रहे हैं बिलावल साहब ने जो बातें की हैं वो सिर्फ बातें हैं। जी, क्या बोला आपने? आपने कहा है कि बिलावल साहब ने जो बातें की हैं वो सिर्फ बातें हैं। ये आप कह रहे हैं ना? नहीं, आपने अभी कहा। चांडियोर साहब, आपने कहा दुरुस्त बातें हैं। अगर वो दुरुस्त बातें हैं तो फिर उन्होंने मौलाना साहब को भी कहा कि मौलाना साहब आप एक तरफ इस्तीफे देते थे, दूसरे इलेक्शन लड़ते थे। जी, क्या बोला? आज उन्होंने ये भी कहा है ना मौलाना साहब को मुखातिब करके कि आप एक तरफ इस्तीफे देते थे, दूसरी तरफ आप इलेक्शन लड़के मजे लूट रहे हैं। तो बात उसने क्या गलत की है? हमने किसी भी स्टेज पर, किसी भी मंजिल मौके पर ये नहीं कहा कि हम इस्तीफा देंगे। हमने पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन किरदार अदा करने की बात की है, पार्लियामेंट में रहते हुए जदोजहद की बात की है। हमने इस्तीफे की बात नहीं की। उन्होंने इस्तीफा का बहाना बना के हम अलग किया। अब हम हक में जाने पर कहें उनको कि आपने क्यों नहीं इस्तीफा दिया? नवाज शरीफ की जमायत है मुस्लिम लीग नून, उन्होंने क्यों नहीं इस्तीफा दिए पंजाब असेंबली से और पाकिस्तान की असेंबली से? ठीक है, उनको दुरुस्त खड़ा होना चाहिए था। आप तो चलो गद्दार हो गए,
उन्होंने बयान दे दिया, गद्दारी की है। तो सर मुझे ये बताइएगा, बेहद माजरत सर, मुझे ये बताइएगा कि ठीक है आपके बाकी जमातों से शिकवे शिकायतें अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त हैं, तो पंजाब के अंदर जब आप आएंगे तो क्या इन तमाम अपोजिशन जमातें जो नून लीग है खासतौर पर उसके साथ आगे बढ़ेंगे या फिर अकेले इस महाज की तरफ बढ़ेंगे आप? आएंगे से क्या मुराद है, आएंगे क्या मतलब? हम हैं, आएंगे नहीं, हम हैं, हमारी नुमाइंदगी होती है। अभी भी असेंबली में हमारा नुमाइंदे बैठे हसन शाह मुर्तजा साहब, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे कई मौके आए हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां मुख्तलिफ हालात में सीटें नहीं भी ले सकी, लेकिन उनके सियासी वजूद से तो इनकार नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी आएगी नहीं, पीपल्स पार्टी पंजाब में है, पीपल्स पार्टी पैदा पंजाब में हुई, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में हुकूमत की है, तो इसको तजुब की बात नहीं है। जिस अंदाज से ज़िया-उल-हक ने ज़िया-उल-हक का पूरा अरसा नून लीग की सरपरस्ती की, नून लीग को बढ़ाया, आगे किया, ताकतवर किया, उसने उन्होंने काम किया, ठीक है। मकामी तौर पे हमारे दोस्तों की भी सुस्ती या कायली हो सकती है, लेकिन ये तो बहुत बड़ी साजिश थी। और मैं उन दोस्तों से कहता हूँ ये खुश ना हो कि पीपल्स पार्टी पंजाब से खत्म हो जाएगी, ऐसा उनका ख्वाब कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा, लेकिन अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से ये ख्वाहिश रखनी मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी चाटिया साहब आपने बड़ी अच्छी बात की और आप बड़े सीनियर सियासतदान हैं, बड़ी गहरी नज़र आपकी सियासत पे। अचानक मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी की बातें होना शुरू हो गई हैं और उनके अपने लीडर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द अच्छा वक्त आने वाला है, तो आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो है उनकी वापसी और उनके लीडरों के ये बयान के बहुत जल्द अच्छा वक्त आने वाला है, उन्हें किसी तरफ से कोई इशारा मिला है? मैं नवाज शरीफ साहब की जमायत पर कोई इस किस्म की तनकीद नहीं कर सकता कि उनको इशारा मिला या नहीं मिला है। हालात आपके सामने कई मौके ऐसे आए हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने एक वजीर के साथ मिलते रहे, पहले हमारे कमांडर चीफ से छुप के रात को मुलाकात की, फिर ऐसे ये पाकिस्तान में होता है। इस इदारे का अमल दखल है और ये कुछ जुर्म नहीं है। अगर आप अलग ऐलान बात करते तो क्यों, पाकिस्तान का इदारा है, छुप कर कोई आप फैसला कर रहे हैं, जो चोरी है वो जुल्म है। और जहां तक मियाँ साहब के आने का है, मियाँ साहब का मुल्क है पाकिस्तान, पंजाब के रहे, लाहौर के रहने वाले हैं, उनको कौन रोकेगा? आ जाए, हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं, वहां क्यों बैठे, यहाँ आ जाए, यहाँ अगर अपनी सियासत करें आ जाए। जिस तरह मुश्किल हालात के बावजूद आसिफ साहब भी यहाँ सियासत करते हैं, बिलावल साहब भी यहाँ करते हैं, वो भी आ जाए, इसमें क्या बुराई है? ठीक है। अच्छा चांडिल साहब, मुझे ये बताएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को हमने सुना वो बड़े पुरज़्म थे कि मुल्क के अंदर अब की बार जो वज़ीर आज़म आएगा या वज़ीर आला आएगा, पंजाब के हवाले से, सिंध के हवाले से भी उन्होंने बात की कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखता होगा। एक तरफ तो वो बड़े पुरज़्म है, मगर तहरीक इंसाफ ये दावा करती है कि आइंदा इलेक्शंस में तो हम सिंध के अंदर से भी पीपल्स पार्टी का खात्मा कर देंगे। देखिए, ये अभी वो भी एक हुकूमत में है, उनको भी अभी बात करने का हक है, उनको कौन रोक सकता है? हम अपोजिशन में हैं, हुकूमत पर तनकीद करेंगे, वो हमें कैसे रोक सकते? जहां तक ताल्लुक है सिंध में आकर हम सीधे छीन लेंगे, तो इन्होंने किया क्या है पाकिस्तान में? इन 3 साल होने वाले क्या दिया है पाकिस्तान के लोगों को, सवाए भूख और फ्लास के, सवाए परेशानियों के? क्या दिया है इन्होंने? कर्जा तो देखो, हम पर तनकीद करते थे नून लीग और हमारे दोनों हुकूमतों से मिलकर से जो ज्यादा 30 साल में कर्जा दिया हुआ है। इन्होंने क्या दिया है? रोटी नहीं है लोगों को, तो चावल नहीं है, चीनी नहीं है, भूख मर रहे हैं लोग, और ऊपर नौकरियों से दरबदर, सहाफत में बंदिशें, साहब भी सब दरबदर हो गए। इन्होंने क्या किया है जिसके बलबूते पे अगर हमसे छीनेगी हुकूमत? अगर अवाम है, वोट देता है, सबको पता है, बच्चे को पता है कि ये पीसीआई ने इलेक्शन जीती है, लेकिन अगर सही माना में इलेक्शन हुए, सिंध में क्या लेंगे, यहाँ से भी कोई चीज नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। केपीके में इलेक्शन हुआ, बिलावल साहब ने केपीके में परवेज खटक साहब के घर की एक विकेट भी उड़ा दी इलेक्शन से पहले। केपीके में इलेक्शन में आपको बड़ी उम्मीद थी और बिलावल साहब ने तकरीर में भी कहा था कि हम फतह करेंगे, इस दफ़ा हमारी यहाँ नशिस्तें होंगी। केपीके में पीपल्स पार्टी को रिस्पॉन्स ना मिलना, वजह? पहले तो ये देखें, बड़ा जिक्र तो उसका होना चाहिए कि जिसकी केपीके में हुकूमत शिकस्त तो उसको आई है, हमारी हुकूमत तो नहीं है। मकामी तौर पे तो चांडिया साहब, आप पूरे मुल्क की एक जमात हैं। चांडिया साहब, आप पूरे मुल्क की एक वफाक की जमात हैं, पीपल्स पार्टी एक बड़ी जमात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए आपसे पूछ रहे हैं, ये बिलावल साहब का दावा था हम तहरीक इंसाफ तो हारी, सब कहते हैं हारे, हम पीपल्स पार्टी क्यों हारी? आप जो जिस अंदाज से तज्जिया करना चाहे ये आपका हक है,
क़यादत को, बिलावल साहब को मायूस होने की बात नहीं है। क्या हालात धरती से, मैं पख्तूनख्वा में नहीं बैठा हूँ, गलतियां हमारे दोस्तों की हो सकती है, इसमें क्या बात है। असल बात तो है वहाँ हुक्मरानों को शिकस्त हुई है, असल काबिल जिक्र तो वो बात है। अपोजिशन की जमात जीत गई है, वो हार गए हैं, तस्करा तो उसका होना चाहिए। हमारी तो हुकूमत नहीं थी, हमने कोशिश की, चले कोई बात हो सकती है, हमारी कमजोरियां हो सकती तो है। इस चीज से अगर इसी तरह फिर पंजाब में भी आपकी हुकूमत नहीं है और पंजाब में भी आपकी हुकूमत नहीं है, तो फिर हम ये समझें कि पंजाब में भी अगर आप नहीं जीते तो कोई बात नहीं। अभी देखिए ये वक्त से पहले की बातें हैं, हम जहाँ जाते हैं, पंजाब में भी जहाँ बिलावल साहब गए, अल्लाह के फजल से उनको मिलाए लोग के तैयार करते, और पंजाब में जेलें काटने वाले, कोड़े खाने वाले, शाही किलों में टार्चर बर्दाश्त करने वालों की नस्ल खत्म नहीं हुई है। वो बहुत सारे खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है और जिंदा है। बिलावल साहब नए सिरे से उठे, इंशाअल्लाह ताला वहां तक भी मजबूत होगी। ठीक है, करके दिखाएंगे। सर मुझे एक आखिरी सवाल का जवाब आपसे चाहिए। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत भी की है और पीपल्स पार्टी के 2 वज़ीर-ए-आज़म थे मुल्क के जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे और वो पंजाब ही से थे। मगर सर ये भी एक बात हकीकत है कि आप लोगों की पार्टी को जितना फाल होना चाहिए था पंजाब के अंदर, भुट्टो साहब के दौर से अब तक अगर हम देखें तो जितनी गैर फाल इस वक्त है पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी कभी नहीं थी। सिर्फ मुझे ये बताइए कि हिकमत अमली क्या है जो आप कहते हैं कि घर घर जाएंगे, अपना विजन देंगे लोगों को और वोट हासिल करेंगे। यही जो हिकमत अमली है वो तो आप बता रही हैं कि जाएंगे, राब्ता करेंगे, बैठेंगे, करेंगे। कई मुल्कों में ऐसा हुआ है। आपके करीबी मुल्क में, हिंदुस्तान में सफाया हो गया था इंदिरा गांधी की पार्टी का, बिल्कुल आए, फिर आया, अगर उन्होंने आपको बताया और सही लोग बाहर आए, वही कांग्रेस में थी। तो पार्टियां खत्म नहीं होती। पीपल्स पार्टी अब भी ताकत है पंजाब में और नए सिरे से उसको मुनज़्ज़म करके हिकमत होती है, अपनी गलतियों का जायजा ले और नए सिरे से हालात के मुताबिक तंजीम को चलाएं भी और उसके मुताबिक फैसले भी करें। इससे इंशाल्लाह बेहतरी हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मौला बख्श चांडी मौजूद थे। सर आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।